Hello students, welcome to your channel Basic Concept. This lecture is for class 10th Maharashtra State Board student, that is 10th SSC student, and it is a continuation of the first chapter of Science and Technology part 1, that is gravitation. So this is lecture number 5 for gravitation. Here I am going to take a small topic, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक कवर करने जा रहा हूं मैं, वो है Earth's gravitational force. एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है पर कुछ चीजें हैं जिसमें जिनको हमें ठीक से समझने की जरूरत है. ओके, ठीक है. इसकी शुरुआत हम एक छोटे से वीडियो से करते हैं. उसको देखो और फिर बाद में उसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं. ना अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आपको पता चला होगा कि जब मैंने इस मार्कर को ऊपर फेंका तो वो एक हाइट पे जाके रुक गया. अगर वो रुक गया मतलब उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कम होते गई होगी, राइट. अब मैंने उस मार्कर को जब फेंका यहां से, वो ऊपर जाते जाते गया और एक जगह पे जाके रुक गया और ये उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया. तो मेरे टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस है कि क्या उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम रहती है? जो ऊपर जा रहा था उसकी वेलोसिटी विद टाइम सेम थी? नहीं. क्या हो रहा था? वेलोसिटी कम होते जा रही थी. अच्छा, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी वेलोसिटी कम क्यों हो रही थी. शायद कोई उसे ज्यादा नीचे खींच रहा था. और कौन खींच रहा था? अर्थ. वही है अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ये मार्कर है और अर्थ है तो दोनों के बीच में फोर्स तो होगा ही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इसके वजह से जब मैंने इसको ऊपर पुश किया, ये अर्थ ने इसको खींचते नीचे पुल करते उसकी वेलोसिटी कम. अच्छा, जब एक वक्त आया वो उसकी स्पीड रुक गई तो वहां पे वो रुक क्यों नहीं गया? फिर से नीचे क्यों गिरा? इसका आंसर अभी क्लियर हो गया. और उसको खींच लिया तो यहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0. अब क्या हो रहा है? अब उसको खींचते जा रहा है और वो टूवर्ड्स खींचते जा रहा है. ये वही एग्जांपल हो गया कि बाइसिकल आपका फ्रेंड चला रहा है, अब पीछे खींचोगे तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, आप उसको ही धक्का मारोगे तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी. मतलब जब अर्थ इसको खींचेगा और ये नीचे आ रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी. इज दिस क्लियर? ओके, तो हम जो हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए उसके आंसर से हमें पता चल गया उनके आंसर्स क्या है और दैट इज क्लियर. ओके, नाउ लेट मी शो यू वन मोर वीडियो. ये अगर आपने देखा है तो आपको पता चला होगा कि पहली बार जब मैंने फेंका तो उसकी हाइट कम थी ना, उसने मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर किया वो कम था. सेकेंड टाइम जब मैंने फेंका तो उसकी डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो गई थी और थर्ड टाइम शायद आपके स्क्रीन में भी नहीं है और ऊपर चला गया. तो ऐसा क्यों हुआ? फर्स्ट टाइम मैंने जब फेंका तो वो यहाँ तक गया, सेकेंड टाइम मैंने जब फेंका तो वो यहाँ तक गया, थर्ड टाइम जब मैंने फेंका तो यहाँ तक गया. और तो खींच रहा था उसको. किसको खींच रहा था? इस मास को, इस मार्कर को. ये अर्थ का मास है, ये अर्थ का मास है और ये मार्कर का मास है. दोनों भी सेम है, दोनों भी चेंज नहीं हुए, दोनों यहां थे, डिस्टेंस भी उनकी सेम थी तो उनके बीच का डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुआ था. तो फिर यहां पे वो कम खींचा, ज्यादा क्यों गया यहां पे ऊपर? ये यहां पे ज्यादा क्यों गया? कौन आंसर दैट? आंसर मन में सोच लिया? क्योंकि यहां पे जो स्पीड थी ना, जो मैंने फोर्स अप्लाई किया था वो कम था.
कहां से, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा जोर से फेंका, फिर यहाँ पे और ज्यादा जोर से फेंका, इसलिए शायद आपके स्क्रीन के ऊपर चला गया, आपको दिखाई नहीं दिया इतना। इज दिस क्लियर? तो वो ऊपर कितना जा सका, वो यहाँ पे मैंने जो उसको वेलोसिटी दी ना, जो वेलोसिटी दी स्टार्टिंग में, उसके ऊपर डिपेंड किया। यहाँ पे वो एक एग्जांपल ले रहा हूं, 10 मीटर पर सेकेंड से था, तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड से था, इसलिए ज्यादा ऊपर गया। यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड से था, इसलिए और ज्यादा ऊपर गया। तो वो उसकी इनिशियल स्पीड पे डिपेंड करेगा कि कितना हाइट कवर करेगा। तो अगर मुझे मैं जहां पे खड़ा हूं यहाँ की सीलिंग को टच करना है, तो मुझे अच्छा खासा जोर से फेंकना पड़ेगा, तभी जाके वो सीलिंग को टच होगा। इज दिस क्लियर? ये कुछ चीजें आपके स्टार्टिंग के पार्ट में है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में। ओके ना, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमने वो एप्पल का जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि वो एप्पल अर्थ के ऊपर अट्रैक्ट होकर नीचे गिर गए, राइट? तो मून जो है वो क्यों नहीं नीचे गिरता? मून क्यों नहीं नीचे गिरता ना? ये चीजें एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, जो हमेशा ज्यादातर बच्चों के साथ गलत होता है। हम जो ड्राइंग ड्रॉ करते हैं वो टू द स्केल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, आप जहां खड़े हो वहां से आपका स्कूल कितना दूर है, जो भी आंसर आपने दिया हो। अब आप खड़े हो जाओ या जहां बैठे हो वहां से खड़े हो जाओ और 4 कदम आगे चलो और ये बताओ वहां से स्कूल कितना दूर है। अच्छा, एक काम करो, आपके डोर तक पहुंचो और वहां से आपका स्कूल कितना दूर है बताओ। और एक चीज करो, नीचे उतरो या जहां पे भी रहते हो कॉम्प्लेक्स के आपके रोड के कोने पे पहुंच जाओ और वहां से आपका स्कूल कितना दूर है। ये सारे आंसर्स आपके सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से मेरा स्कूल काफी दूर है, अगर मैं 4 कदम आगे चलूं तो भी कोई सिग्निफिकेंट कमी नहीं होने वाली। ये बात थोड़ा ध्यान से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक को मैंने 5000 रुपीज दिए और एक को 5001 रुपी दिया। जिसको 5001 रुपी दिया होगा उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी और जिसे 5000 रुपीज दिया उसे बहुत दुख हुआ होगा। नहीं, क्योंकि वो जो 1 रुपी एज कंपेयर टू 5000 है वो इनसिग्निफिकेंट है। इसीलिए हमें क्या याद रखना है, देखो जब कभी भी मैं मार्कर ऊपर फेंकता हूं तो मार्कर कितना ऊपर जाता है, ये इतना डिस्टेंस अगर आप पकड़ लो तो 1 मीटर होता है। कितना ऊपर जाता है? 1 मीटर, 2 मीटर। अब मैं अगर इस अर्थ को पकड़ू, ये अर्थ मेरा, इसका जो रेडियस, एवरेज रेडियस वो 6400 किलोमीटर। इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो मेरे लिए हो जाएगा 64 लाख मीटर। 64 लाख मीटर। अब जब मैं ऊपर फेंकता हूं ये ऑब्जेक्ट को और ऐसे दिखाता हूं कि वो h हाइट पे गया है, वो इतने हाइट पे नहीं गया है। 64 लाख, वो 6 लाख मीटर पे नहीं गया है, वो गया है 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, जो इनसिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू 64 लाख। हम डायग्राम ऐसा ड्रॉ करते हैं, वो टू द स्केल नहीं है। आर यू गेटिंग इट? तो मैं अगर बोलूं कि ये जो मेरे पास बॉल है जो मैंने ऊपर फेंका है, उसके बीच का डिस्टेंस और अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस, इस केस में, और जब बॉल सरफेस के ऊपर है इस केस में कौन सा कम या ज्यादा है? सोच के जवाब देना। बॉल सरफेस के ऊपर है और बॉल मैंने हवा में फेंका है 2 मीटर ऊपर। कौन से केस में डिस्टेंस कम है? ऑब्वियसली इधर जो हवा में है तो डिस्टेंस ज्यादा है, पर ये डिस्टेंस इनसिग्निफिकेंट है। ये डिस्टेंस है जब सरफेस के ऊपर था तो 64 लाख मीटर था, जब सर ये इतना ऊपर चला गया है तो वो हो गया 64 लाख 2 मीटर।
ये चीजें ध्यान से अपने दिमाग में रखो कि ये जो डिस्टेंस ऊपर गया है ना वो इनसिग्निफिकेंट है। हाँ, जब वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाएगा या 30-40 किलोमीटर भी जाएगा या 1 किलोमीटर भी जाएगा तो वो सिग्निफिकेंट डिस्टेंस बनेगा। ये इतने में सिग्निफिकेंट डिस्टेंस नहीं बनने वाला। किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मीटर में। इज दिस क्लियर? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। क्योंकि ये कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन आता है, अरे ये ऊपर चला गया, ये ऐसा नहीं है। ये डायग्राम तो ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा ना। मेरा ये अर्थ है, अगर मुझे एप्पल दिखाना है तो आई कांट शो एप्पल लाइक दिस। ये इतना दिखाऊंगा तो भी गलत होगा, और इतना अगर दिखाऊंगा तो एक्सप्लेन कैसे कर पाऊंगा। तो नॉर्मली वो ऐसे दिखा देता है कि एक ऑब्जेक्ट है, पर ये अर्थ के जितना इतना मतलब अर्थ का जितना इतना पार्ट होता है उतना ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। दिस थिंग शुड बी क्लियर टू अस। अच्छा, अब वो चीज के लिए आगे बढ़ते। तो क्या मैं वो न्यूटन के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रहा था कि ये अर्थ है और ये वो एप्पल है, ठीक है। तो वो झाड़ से वो एप्पल नीचे गिर गया। क्यों नीचे गिरा? क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। पर वो तो बोलता है कि अर्थ अगर इसको पुल करेगा एप्पल को, तो एप्पल भी तो अर्थ को पुल करेगा। तो अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं जाता? अच्छा, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से फोर्स से नीचे आ रहा है, कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। F इज इक्वल टू, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 10 न्यूटन। तो ये कौन सा फोर्स है? ये भी सेम है। F इज इक्वल टू -10 रहेगा, पर मैं वो नहीं लिख रहा हूं, साइन समझ लो, -10 होगा, पर मैं टाइमिंग के लिए 10 न्यूटन लिख रहा हूं। तो ये अर्थ को 10 न्यूटन से ऊपर खींच रहा है, अर्थ इज एप्पल को 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है। नाउ अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मार्कर को अपने इस उंगली से फ्लिक करता हूं तो ये यहां तक गया, राइट। देखो फिर से एक बार, मैं इस मार्कर को इससे फ्लिक करता हूं, यहां तक गया। अब इस बोर्ड को फ्लिक करता हूं, ये तो हिल भी नहीं रहा। फोर्स मैंने सेम अप्लाई किया, पर इसका मास कम था, तो इतना फोर्स इनफ था इसको मूव करवाने के लिए। ये फोर्स इनफ नहीं है, इससे डबल लगाऊं तो भी नहीं आगे मूव करेगा। तो सेम चीज भी तो यहां होने वाली है, जितना बड़ा मास उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। पर लॉ क्या बोलता है? फोर्स दोनों पे सेम लगने वाला है, तो कौन सा उसकी तरफ मूव करेगा? एप्पल अर्थ की तरफ मूव करेगा। अर्थ एप्पल की तरफ जा ही नहीं सकता है, क्योंकि जितना फोर्स है उतना काफी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब जाते हैं प्लैनेट्स के ऊपर, सॉरी मून के ऊपर। मून के बारे में देखते हैं। मून तो काफी बड़ा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो उस हिसाब से तो मून नीचे गिरना चाहिए था। यहां हम जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ते हैं, इनसेट माने ये वो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऊपर छोड़ते हैं ना, वो ऐसे ना ऊपर से छोड़, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी तो नीचे गिरने चाहिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये क्यों नहीं नीचे गिर गए? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर, इसको एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी दी जाती है, या मून की वेलोसिटी है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। किसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, या ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनको एक वेलोसिटी दी जाती है, जिसके वजह से वो अर्थ के चारों तरफ घूमते ही रहते हैं, वो अर्थ के ऊपर गिर नहीं जाते। अगर ये वेलोसिटी नहीं दी गई तो वो गिर जाएंगे। So why are they able to move? Because of this velocity which is perpendicular to the direction of gravitational force. Is this clear? This is a very small topic but an important one from understanding point of view. ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि मून क्यों नहीं गिरता, एप्पल क्यों गिरता है, अर्थ क्यों एप्पल की तरफ नहीं जाता, एंड ऑल दैट। इज दिस क्लियर? सो thank you very much and keep learning.